अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे इस सब्जेक्ट का आज पहला वीक है और इस वीक में हम सबसे पहले सी शार्प के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को रिवाइज करेंगे जो कि हमें आगे काफ़ी हेल्प करेंगे। इसमें सबसे पहले हम सी शार्प की कुछ कलेक्शन क्लासेस को डिस्कस करेंगे। पहले हम थोड़ा सा देख लेंगे कि सी शार्प की कलेक्शंस क्या हैं, फिर कलेक्शन क्लासेस कौन कौन सी हैं और उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं कि सी शार्प कलेक्शंस हैं क्या चीज़। बेसिकली अगर हम सी शार्प पे देखें तो हमारे पास जिस तरह के हम सी शार्प को कहते हैं कि ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई फंक्शन या वेरिएबल क्लास से बाहर डिक्लेयर करने की कोई ऑप्शन नहीं होती। जब भी हम कोई क्लास या कोई वेरिएबल डिक्लेयर फंक्शन या वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो सबसे पहले हमें क्लास डिक्लेयर करनी पड़ती है। सो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि सी शार्प के एनवायरनमेंट में हमें जो भी लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता है, आइदर वो डिक्लेरेशन है, ठीक है, या कुछ भी है, वो हमें क्लास के अंदर ही लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर कोई ग्लोबल स्टेटमेंट का कोई कंसेप्ट नहीं होता एज सच। अब सी शार्प की जो कलेक्शंस हैं ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि सेट ऑफ क्लासेस हैं और इन क्लासेस को हम स्पेशलाइज्ड क्लासेस कहते हैं। अब स्पेशलाइज का वर्ड इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बाय फंक्शनैलिटी काफ़ी रिच हैं और इन क्लासेस का मकसद बेसिकली डेटा स्टोरेज और रिट्रीवल होता है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने इसको यहाँ बताया भी, सबसे पहला पॉइंट यही है कि बेसिकली collection classes are specialized classes and these classes are basically used for data storage and retrieval, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें कि कौन कौन सी हैं वो क्लासेस। तो यहाँ हमें ये बता रहा है कि जी these classes basically provide support for stacks, queues, list and hash table। अब ये समझ लें कि ये कुछ डेटा स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। इनमें से कुछ से आप फेमिलियर भी हैं, लाइक स्टैक से फेमिलियर हैं, क्यू से आप फेमिलियर्स हैं, लिस्ट को अगर हम लिंक लिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम फेमिलियर हैं, कुछ लोग हैश से भी फेमिलियर हैं, हैश टेबल से ना। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंगली चीज़ क्या है, हम एक टर्म यूज़ करेंगे इंटरफेसेस। अब मोस्ट ऑफ ये क्लासेस हैं ये सेम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती हैं। सेम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने से मुराद ये हो गया कि बेसिकली ये आपको बाय फंक्शनैलिटी बहुत सारे फंक्शन आपको एक जैसे मिलेंगे, मतलब बाय नेम वो एक जैसे होंगे। लाइक अगर हमने स्टैक में कोई वेरिएबल ऐड करना है, ठीक है, वेरिएबल डिलीट करना है, इसी तरह लिस्ट में कोई वेरिएबल ऐड करना है, डिलीट करना है, तो बहुत सारे आपको फंक्शंस कॉमन मिलेंगे। नेक्स्ट ये क्या कहता है, बेसिकली अब ये कलेक्शन क्लासेस के बारे में बता रहा है कि दीज कलेक्शन क्लासेस सर्व वेरियस पर्पसेस, मतलब इसके मुख्तलिफ मकासद हैं, सच एज allocating memory dynamically to the elements and accessing list of items on the basis of an index। बड़ी सिंपल सी बात है। एक तो क्योंकि हमने इसके बारे में कहा ये स्पेशलाइज्ड क्लासेस हैं, तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो स्पेशलाइज्ड क्लासेस का सामने आया है, कहता है कि जी ये जो है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करता है फॉर एलिमेंट्स। अब एलिमेंट यहाँ पर क्या है, एलिमेंट आप ये समझे कि किसी, अगर हम कलेक्शन की बात करते हैं तो एक, अगर सपोज करें मैं क्लास की बात करता हूँ, लिस्ट की बात करता हूँ, जो कि लेट्स सपोज हम लिंक लिस्ट के बारे में डिस्कस करें, तो हर लिंक लिस्ट के अंदर एक नोड, वो एक मेरा एलिमेंट होगा। या अगर मैं एक सिंपल अल्फाज में एक एरे की बात करूं तो एरे के अंदर जो एक वैल्यू है दैट इज़ एन एलिमेंट। तो आप ये समझ लें कि जब हम कोई वैल्यू स्टोर करेंगे तो उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए मुझे मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी।
तो जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पर एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि पहला इसका फीचर ये है कि जो है ना डायनामिक एलोकेशन का कंसेप्ट यूज़ होगा एलिमेंट्स के लिए, और ये जो एलिमेंट्स हैं जो हम स्टोर करेंगे कलेक्शन क्लासेस के अंदर, इनको एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्स नंबर यूज़ करेंगे, ठीक है, जिस तरह एरे में इंडेक्स नंबर यूज़ करते हैं 0 1 2 3। अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसने बताई है, these classes create collections of objects of object class। अब ये कह रहा है कि creates objects of object class। अब यहाँ पर हम डेटा टाइप के बारे में बात कर रहे हैं। इस सेंटेंस से अगर आप थोड़ा सा जो है फोकस करें, तो अगर मैं स्टैक डिक्लेयर करता हूँ क्यू, लिस्ट या हैश टेबल, तो उसमें जो डेटा स्टोर होगा वो इंटीजर, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग इस तरह के फॉर्मेट में नहीं होगा, बल्कि वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर होगा। और हम सब ये बखूबी इस बात से अवेयर हैं कि जो ऑब्जेक्ट क्लास है वो पेरेंट होती है सारी जितनी भी डेटा टाइप्स हैं उनकी। तो नेक्स्ट हम यही बता रहे हैं कि विच इज़ मीन्स कि दिस ऑब्जेक्ट क्लास इज़ द बेस क्लास फॉर ऑल डेटा टाइप्स इन C#। ठीक है। अब जो कलेक्शन क्लासेस हैं हम उनको बाय नेम देखते हैं कि कौन कौन सी हैं। तो टोटल हमारे पास 6 कलेक्शन क्लासेस हैं, ठीक है। उनको डिस्कस करने से पहले हमें C# के अंदर नेम स्पेस से तो हम फेमिलियर हैं। हमारे पास बेसिकली एक नेम स्पेस है system.collections, एक है system.collections.generic, उसकी हम बात नहीं करें, हम बात करें system.collections, ठीक है, प्लूरल फॉर्म है। ये जो system.collections की नेम स्पेस है, इसके अंदर अगर मैं अपने प्रोजेक्ट में ये इंक्लूड करूं तो इसके अंदर मुझे 6 मेजर क्लासेस मिलेंगी, जिसमें से एरे, लिस्ट, सरफेरिस्ट है। सबसे पहले हम एरे लिस्ट को देखते हैं। अगर आप इसके नाम पे फोकस करें ना, तो इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, एरे लिस्ट, ठीक है। तो हमारे जितने भी पुराने कॉन्सेप्ट्स थे उनमें एरेज को भी हम पढ़ते थे और लिंक लिस्ट को भी पढ़ते थे। एरे लिस्ट ने दोनों के फीचर्स को कंबाइन करने की कोशिश की है। इसका मतलब यह है कि ये एक ऐसी क्लास है जो डेटा को इन द फॉर्म ऑफ एरेज स्टोर करती हैं, ठीक है। और लिंक लिस्ट वाला कंसेप्ट भी है कि आपके पास रन टाइम पे नोड्स या मेमोरी जो है वो अपने न्यू वैल्यूज़ के लिए एलोकेट कर सकते हैं। अगर आपके पास स्पेस नहीं है और मज़ीद आपको चाहिए तो आप डायनेमिकली एलोकेट कर सकते हैं। अब हम इसको, ये जो हमने थोड़ा सा ब्रीफ से इसका डिस्क्रिप्शन लिखी है, इसकी तरफ जाते हैं, फिर हम एरे लिस्ट की क्लास की डिटेल में जाते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि व्हाट इज़ एन एरे लिस्ट। Array list is basically a class which represents ordered collection of an object, that can be indexed individually, ठीक है, जो कि array का कंसेप्ट है। array में आप वैल्यूज को इंडेक्स नंबर से एक्सेस कर सकते हैं। So basically array list is a class in which objects are indexed इंडिविजुअली का मतलब ये है कि आप हर वैल्यू को एक इंडेक्स नंबर से एक्सेस कर सकते हैं। लाइक पहली वैल्यू जो पड़ी होगी उसका इंडेक्स नंबर 0, उसकी अगली वाली जो वैल्यू होगी वो 1 एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो इट्स बेसिकली एन अल्टरनेटिव टू एन एरे, ठीक है। हाउएवर अनलाइक एरे, you can add and remove items from a list at a specified position using index. So it means that कि आप जब वैल्यू ऐड करोगे तो आपको इंडेक्स नंबर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शनल है वो, ठीक है। वो हम डिस्कस करेंगे क्या है। लेकिन जब आप किसी वैल्यू को रिमूव करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उसके इंडेक्स नंबर से उसको रिमूव कर सकते हैं। अदर दैन इंडेक्स नंबर भी है, नीचे कुछ फंक्शंस आएंगे इसके, हम वो फिर डिटेल डिस्कस करेंगे। ये कॉमन सी हैं जो एरे के बारे में हम अगर देखें तो थोड़ी सी डेविएट कर रही हैं, तो इसलिए हमने कहा अनलाइक एरे, ठीक है, अनलाइक एरे। क्योंकि एरे जो होती है सिंपल, जो हम ट्रेडिशनली पढ़ते रहे हैं, एक फिक्स साइज होता है।
उसको आप ना तो कम कर सकते हैं एरे को साइज में, ना ही एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि यू कैन ऐड एज वेल एज यू कैन रिमूव। इसका मतलब है कि एरे के साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, एंड दिस इज़ नॉट अ बिहेवियर ऑफ अ सिंपल एरे। बट हम यहाँ पर एरे लिस्ट को डिस्कस करें तो इसका मतलब है कि ये जो है ये थोड़ी सी एरे से मुख्तलिफ भी है। और फिर हम यही चीज़ इसी को क्लेम करते हैं और हम कहते हैं कि द एरे रीसाइजेस इटसेल्फ ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि जब हम इस एरे में कोई वैल्यू ऐड करेंगे तो ये अपने साइज़ को इंक्रीज़ करेगा अकॉर्डिंगली, और अगर कोई वैल्यू रिमूव करेंगे तो फिर ये रिड्यूस करेगा। इट आल्सो अलाउज डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। ये पहले भी हम देख सकते हैं कलेक्शन क्लासेस के बारे में, कलेक्टिवली एडिंग। अब इसकी फंक्शनैलिटी बता रहे हैं, कॉमन फंक्शनैलिटी, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग आइटम्स इन द लिस्ट। नॉर्मली आइटम और एलिमेंट एक ही चीज़ है। अब हम एरे लिस्ट के बारे में थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में जाते हैं कि जो एरे लिस्ट की क्लास है इसमें बेसिकली कौन कौन से मेंबर फंक्शंस और मेंबर वेरिएबल्स हैं। अच्छा, इसमें एरेस की क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट जो एक प्रॉपर्टी है इसकी, दैट इज कैपेसिटी। यू कैन गेट और यू कैन सेट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एरे लिस्ट। जब किसी कैपेसिटी में गेट और सेट, सॉरी किसी मेंबर में ये वेरिएबल है, ठीक है, मेंबर वेरिएबल है जिसको हम नॉर्मली प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो कैपेसिटी जो है एरे लिस्ट की क्लास के अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसको आप गेट भी कर सकते हैं, मतलब इसकी वैल्यू को रीड भी कर सकते हैं, और सेट करना मतलब इसकी वैल्यू में कोई वैल्यू, इसको कोई वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। अब कैपेसिटी से हमें क्या पता चलता है? वर्ड कैपेसिटी हम यूज़ करते हैं कि जो मेरे पास एरे लिस्ट है, ये जो एरे लिस्ट की क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसके पास बेसिकली कितने एलिमेंट्स या कितनी वैल्यूज़ स्टोर करने की गुंजाइश है। कैपेसिटी का मतलब द मैक्सिमम स्पेस जो एरे लिस्ट के पास है, मतलब कितने मैक्सिमम नंबर्स ये स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो हम इसको कैपेसिटी को सेट भी कर सकते हैं, लाइक मैं एरे लिस्ट को कहता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ और साथ ही बताता हूँ कि इसकी कैपेसिटी 100 होगी या इसकी कैपेसिटी 50 होगी। ये भी लाजमी नहीं है कि वो 100 या 50 फिक्स्ड हो। डायनेमिकली आप जब ज़रूरत पड़े तो मज़ीद और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन कैपेसिटी आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बताएगी जो कि उस एरे लिस्ट की इस टाइम गुंजाइश है। नेक्स्ट है काउंट की एक प्रॉपर्टी। जब हम एरे लिस्ट, लेट्स सपोज मैंने एरे लिस्ट की कैपेसिटी फिक्स सेट कर दी कि जी ये 100 की एरे लिस्ट है, और अब उसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं करता, तो इसका मतलब इसका काउंट इनिशियली 0 होगा। इसलिए काउंट को आप सेट नहीं कर सकते, काउंट को आप गेट कर सकते हैं। अब काउंट कब अपडेट होगा, मतलब अगर इनिशियली ये 0 है तो ये कब 1 या 2 में कन्वर्ट होगा? जब आप उस एरे लिस्ट में कोई वैल्यू ऐड करेंगे। जब भी एरे लिस्ट में वैल्यू ऐड करेंगे तो काउंट ऑटोमेटिकली प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप इसको गेट कर सकते हैं, ये नहीं कि सेट करेंगे। अगर आप उस एरे लिस्ट में इसको वैल्यू रिमूव करते हैं तो काउंट ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। इस फिक्स साइज, वैसे तो आप जब भी एरे लिस्ट डिक्लेयर करते हैं फिक्स साइज की नहीं होती, तो आप एरे की बिहेवियर्स देखना चाहते हैं कि क्या है, तो आप इस वेरिएबल से देख सकते हैं, ठीक है। ये बुलियन है, ये आपको ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करता है। इस केस में हमारे वाले में ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इज रीड ओनली, अगर आपने ये रीड ओनली लिया ताकि इसमें कोई वैल्यू चेंज ना किए जा सके, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको बताएगी। आइटम, आइटम का मतलब है उस एरे लिस्ट में जो वैल्यू है उस वैल्यू को आपने गेट करना हो या उस जगह कोई वैल्यू आपने सेट करनी हो एरे लिस्ट में, तो हम बेसिकली आइटम की प्रॉपर्टी नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ होते हैं इसकी जगह, तो इसलिए हम इसको गेट या सेट कर सकते हैं। इस तरह एरे में हम वैल्यू असाइन करते हैं या गेट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें आइटम को अप्रोच करने के लिए हमें इंडेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ती है। ये 0 बेस्ड इंडेक्स होती है, ठीक है, जिस तरह एरे में होता है। अच्छा, कुछ कॉमन मेथड्स हैं, जो फंक्शंस है जो एरे लिस्ट में बड़े इंपॉर्टेंट है, वो हम देख लेते हैं, फिर हम इनको एग्जांपल में कोड के अंदर भी देखते हैं। एरे लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऐड का, ठीक है। ये हम एरे लिस्ट में वैल्यू ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं। और अगर आप ये देखें, इस फंक्शन में जो वैल्यू पास हो रही है उसकी डेटा टाइप है ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम शुरू में ये डिस्कस कर चुके थे कलेक्शन क्लासेस के बारे में कि बेसिकली कलेक्शन क्लासेस इज सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास। तो इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट की क्लास है उस टाइप की वैल्यू का
बेसिकली जो है ना एलिमेंट स्टोर करता है अपने पास। अब आप ऐड के फंक्शन को कुछ भी भेज दें, मसलन आप इंटीजर भेज देंगे तब भी स्टोर हो जाएगी इसके अंदर, मतलब इस वैल्यू के अंदर, ये जो आपके पास वैल्यू है इसके अंदर इंटीजर भी आ सकता है, फ्लोट भी, डबल भी, स्ट्रिंग भी, किसी टाइप का यूज़र डिफाइंड टाइप की कोई वैल्यू भी आ सकती है। अच्छा, ऐड की जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर है, इंट है। ये जो ऐड है ये जब वैल्यू लिस्ट में ऐड करता है तो इसका बेसिकली बिहेवियर होता है डेटा अपेंडिंग वाले मोड का। मतलब आपके पास अगर एक एरे लिस्ट है और उस एरे लिस्ट में कोई वैल्यू इस ऐड को पास करते हैं तो ये बिल्कुल एंड पे जाकर उस वैल्यू को अपेंड कर देगा उस लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ब्रीफली इसमें बता रहा है कि बेसिकली दिस फंक्शन एड्स एन ऑब्जेक्ट टू द एंड ऑफ द एरे लिस्ट, और ये जो इंटीजर है इसमें इंडेक्स नंबर रिटर्न कर देता है। अगर वो वैल्यू से ऐड के फंक्शन में ऐड नहीं होती, कोई इंटरनल एरर आ जाता है, तो ये ऐड का फंक्शन -1 रिटर्न करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक इंटरेस्टिंग फंक्शन है दैट इज कॉल्ड ऐड रेंज। ऐड रेंज का फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है वो एक इंटरफेस है, आई कलेक्शन। ये जो भी आई से जो चीज़ स्टार्ट होती है दैट इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटिंग इंटरफेस। अब आई कलेक्शन का जो इंटरफेस है, वर्ड कलेक्शन का मतलब है मजमूआ, ठीक है। तो बेसिकली कलेक्शन हम यूज़ करते हैं जब मोर देन वन वैल्यूज़ हों। इसका मतलब है कि अगर हमने सिंगल वैल्यू ऐड करनी है तो हम ऐड के फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। अगर एक एरे लिस्ट के अंदर हमने डेटा कलेक्शन की फॉर्म है, मीन्स कि एक छोटी सी एरे है, वो इस एरे में, मेन एरे में ऐड कर रहे हैं, या छोटी है या बड़ी है जो, लेकिन एक एरे है वो कहीं और पड़ी है और उस एरे को हमने इस अपनी एरे में मर्ज करना है, तो हम इस ऐड रेंज के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और वो एरे इसको पास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस सिंगल फंक्शन से पूरी एरे इसमें ऐड हो जाएगी और वो एरे अपनी जगह अलग से मेमोरी में रहेगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर उसकी एक सेपरेट मेमोरी क्रिएट करेगी ये एरे लिस्ट अपने लिए, तो इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है उस ओरिजिनल से। तो यहाँ पर ये फंक्शन की थोड़ी सी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, वो भी यही बता रही है कि दिस ऐड रेंज फंक्शन बेसिकली एड द एलिमेंट्स ऑफ आई कलेक्शन, मीन्स के आई कलेक्शन टाइप का, ठीक है, एक एरे टाइप का आप समझे के पास होगा, टू द एंड ऑफ द एरे लिस्ट। ऐड जो है जिस तरह ऐड करता है एक वैल्यू एंड पे, ये पूरी एरे को एंड पे ऐड कर देगा, ठीक है। उस एग्जिस्टिंग एरे के अंदर वो जो नई एरे इसको पास हुई वो एंड पे ऐड कर देगा, जिसको हम कहते हैं अपेंड करेगा। इसी तरह एक और फंक्शन है क्लियर। ये तो बड़ा आसान सा, क्लियर का मतलब है पूरी एरे लिस्ट को रीसेट करना हो, तो ठीक है, मतलब उसकी सारी वैल्यूज को रिमूव करना हो एक ही कॉल से, तो ये सारी वैल्यूज को रिमूव कर देगा। कंटेन्स, अगर हमने एरे लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू सर्च करनी है तो इस फंक्शन को वो वैल्यू पास करेंगे और वो सर्च करके हमें बता देगा, और सर्च का जो जवाब होगा, मीन्स के कंटेन्स जो फंक्शन है वो हमें बूलियन रिटर्न करेगा। अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है जो हम इसको कह रहे हैं कि ढूंढ के बताओ, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अच्छा, इसका एक और फंक्शन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप एरे लिस्ट में से कोई वैल्यू पिक करना चाह रहे हैं तो गेट रेंज का फंक्शन है, लेकिन वो वैल्यू सिंगल वैल्यू नहीं है, वो एक एरे की शक्ल में आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आप एक वैल्यू उठाएं या एक से ज़्यादा, मसलन अब मैंने इस एरे लिस्ट के अंदर से कोई तीन वैल्यूज़ हैं जो कंसेक्टिवली पड़ी हुई हैं उस एरे में, ठीक है। मसलन मैं कहता हूँ इंडेक्स नंबर जो है 5, 6 एंड 7 की मुझे वैल्यू चाहिए तीनों, ठीक है। तो हम इसमें स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर देंगे, मीन्स के मेरे केस में 5 होगा, और काउंट क्या करेगा, बताएगा कि 5 और उससे आगे कितनी वैल्यू चाहिए, तो मैं कहूँगा टोटल 3 वैल्यू चाहिए, तो 5, 6, 7, तो मैं यहाँ पर काउंट दूंगा, तो काउंट में 3 दूंगा और इंडेक्स में 5 दूंगा। इसी तरह एक फंक्शन है इंडेक्स ऑफ। जिस तरह कंटेन्स था, हम कोई वैल्यू पास करते थे वो ढूंढ के बताता था, इंडेक्स ऑफ का मतलब ये है कि आप इस फंक्शन को वैल्यू पास करें ऑब्जेक्ट की शक्ल में, जो भी मतलब इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट हो, बेसिक इंटीजर स्ट्रिंग जो भी है, लेकिन वो आपने पास जब करेंगे तो यहाँ खुद ही वो ऐड हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी ऑब्जेक्ट में। तो जब वो वैल्यू इस फंक्शन को पास करेंगे तो वो वैल्यू आपको इस एरे लिस्ट के अंदर ढूंढ के उसका इंडेक्स नंबर, ये मतलब बताएगा कि किस पोजीशन पर है, ठीक है। और जो रिटर्न करेगा वो 0 बेस्ड इंडेक्स रिटर्न करेगा। अब यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है कि अगर वो फर्ज करें मैं एक एरे लिस्ट है, उसमें बहुत सारी वैल्यूज़ पड़ी हैं, ठीक है, और रिपीटेड भी हैं, क्योंकि एरे लिस्ट रिपीट वैल्यू अलाउ करता है। तो अगर मैं एक वैल्यू ढूंढ रहा हूँ जो इस एरे लिस्ट में एक से ज़्यादा मरतबा पड़ी हुई है, मतलब समझे एक इंडेक्स नंबर 3 पे पड़ी है और अगली वैल्यू इंडेक्स नंबर 20 पे पड़ी है, उससे आगे इंडेक्स नंबर 35 पे पड़ी है, तो एक वैल्यू है मल्टीपल पोजीशंस पे बार बार रिपीट हो रही है,
तो ये फंक्शन मुझे जो है जीरो बेस्ड इंडेक्स मीन्स के जीरो से स्टार्ट होगा इंडेक्स नंबर वो रिटर्न करेगा, और उस वैल्यू का बेशक अगर फर्स्ट केस में मोर देन 1 टाइम्स पड़ी हुई है तो वो जो फर्स्ट अकरेंस है उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा, इंडेक्स नंबर की वैल्यू रिटर्न करेगा। जिस तरह भी मैंने आपसे बताया कि लेट्स सपोज अगर मल्टीपल इंडेक्स नंबर पे पड़ी है, सपोज एक इंडेक्स नंबर 3 पे पड़ी है, फिर इंडेक्स नंबर 20 पे है, फिर इंडेक्स नंबर 35 पे, तो ये फंक्शन मुझे 3 रिटर्न करेगा। मतलब ये बताएगा कि जी जो वैल्यू पहली दफ़ा मिली है वो जो शुरू में जिस इंडेक्स नंबर पे है वो इंडेक्स नंबर देगा। ठीक है। इसी तरह इंसर्ट का फंक्शन है जो ऐड के अल्टरनेटिव काम करते हैं। ऐड तो अपेंड करते हैं, इंसर्ट में आप कोई वैल्यू पास करें और अपनी मर्जी की पोजीशन दे दें, मतलब इंडेक्स नंबर दे दें, उस इंडेक्स नंबर पर वैल्यू इंसर्ट कर देगा। ठीक है। लेकिन अगर आपने इंडेक्स नंबर गलत पास किया तो ये जो फंक्शन है ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ठीक है। इसी तरह फंक्शन है इंसर्ट रेंज। अगर आपने पूरी एरे इस एरे के अंदर इंसर्ट करनी है और ऐड नहीं करनी, ऐड का मतलब अपेंड नहीं करनी, अपनी मर्जी से, मतलब इस एरे के अंदर वो जो नई एरे है वो स्टार्ट में इंसर्ट करनी है तो इंडेक्स नंबर में 0 पास कर दें। ठीक है। तो जो इंसर्ट रेंज का फंक्शन है ये पूरी की पूरी एरे भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपने इसको इंडेक्स नंबर गलत दे दिया तो फिर आपकी एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ठीक है। जिस तरह ऊपर इंसर्ट करते हैं। रिमूव, आप उसको वैल्यू दे दें, वो वैल्यू उस एरे में अगर मौजूद है तो रिमूव कर देगा, अगर नहीं है तो कुछ नहीं करेगा, साइलेंटली वापस आ जाएगा। रिमूव एट, रिमूव एट को आप इंडेक्स नंबर देंगे ना कि वैल्यू। मतलब मेरे पास वैल्यू है 30, मैं कहता हूँ जहाँ मर्जी पड़ी है, बस रिमूव को कहता हूँ डिलीट कर दो। ठीक है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंगली अगर वो वैल्यू एक से ज़्यादा मरतबा पड़ी है तो रिमूव का फंक्शन पहले अकरेंस को रिमूव करेगा, सारी अकरेंसेस को रिमूव नहीं करेगा। हमारे पास रिमूव एट का फंक्शन है। रिमूव एट का फंक्शन इंडेक्स नंबर लेगा आपसे, मीन्स कि आपके पास वैल्यू है लेकिन उस वैल्यू नहीं पता, उसकी पोजीशन पता है कि आप कहते हैं यार 5th नंबर पोजीशन पे जो वैल्यू है वो डिलीट कर दो, तो आप इंडेक्स नंबर में 5 पास कर दें। ठीक है। जो जीरो बेस्ड इंडेक्स होगा, तो इसका मतलब ये है कि पोजीशन नंबर 6 की वैल्यू होगी लेकिन इंडेक्स नंबर 5 पे पड़ी है तो वो डिलीट कर देगा। रिमूव रेंज, अगर आपने मतलब कंसेक्टिव ये करते हैं, ठीक है, वैल्यूज़ पड़ी है, मैं कहता हूँ कि जी इंडेक्स मतलब पहली 3 वैल्यूज़ मैंने डिलीट करनी है तो मैं इंडेक्स नंबर में 0 दूंगा और काउंट में 3 दे दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि इस इंडेक्स से ये और इससे ऑनवर्ड जितनी वैल्यूज़ हैं इस काउंट के हिसाब से वो सारी डिलीट कर दूँ। अगर मैंने इंडेक्स 0 दे दिया और काउंट में 3 दे दिया तो 0 से स्टार्ट करेगा और 1 2 मीन्स के टोटल 3 वैल्यू रिमूव कर देगा। ठीक है। रिवर्स, अगर मैं इसको कॉल करूँगा पूरी एरे लिस्ट को रिवर्स कर देगा। सेट रेंज, सेट रेंज बेसिकली अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, एक हमने ऐड पढ़ा, एक इंसर्ट पढ़ा और तीसरी सेट है। सेट ओवरराइट करता है, मतलब आपके पास एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ हैं उनको रिप्लेस करना है। ठीक है। तो सेट मतलब आपका बेसिकली ये काम करता है। तो इसका मतलब ये क्या करता है, ये कहता है कि जी कॉपीज द एलिमेंट ऑफ ए कलेक्शन, मीन्स के एक सब एरे में भेजूंगा, वो एग्जिस्टिंग एरे की इस इंडेक्स नंबर पे जो वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर ओवरराइट कर देगा। तो ये कहते हैं कॉपीज द एलिमेंट ऑफ ए कलेक्शन ओवर द रेंज ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे लिस्ट। सॉर्ट, एरे लिस्ट के अंदर जितनी वैल्यूज हैं उनको सॉर्ट करेगा। ठीक है। सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर में करता है। ट्रिम टू साइज, जब हम एरे लिस्ट के अंदर कैपेसिटी और काउंट की बात कर रहे थे तो हमने कहा कैपेसिटी मैक्सिमम होती है और काउंट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो एक्चुअली वहाँ मौजूद है। मसलन अगर मैंने एरे का जो है ना कैपेसिटी 100 रखी हुई है या है 100 और काउंट में अभी 5 वैल्यूज़ पड़ी है तो काउंट में वो 5 दिखाएगा। ठीक है। और कैपेसिटी में मुझे दिखाएगा 100। लेकिन अगर मैं ट्रिम टू साइज कॉल करता हूँ तो कैपेसिटी भी 5 हो जाएगी और काउंट भी 5 होगा, मतलब जो एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है कैपेसिटी उस तक रिड्यूस हो जाएगी। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। ठीक है। यहाँ पर ये एग्जाम्पल जो नीचे कोड की गई है, यहाँ पर आपके पास एक ये लाइव डेमो का एक लिंक मैंने यहाँ डाला हुआ है। ये जिस साइट से ये कोड है उसी साइट पे आप जाके इसको रन कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो की आपको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। ये लाइव जो है आपको ब्राउज़र में ही कंपाइलर अवेलेबल हो जाएगा और इस कोड को एज इट इज़ रन कर सकते हैं। अब इस कोड में क्या है, कलेक्शन क्लासेस के लिए हमने लाइब्रेरी ऐड की है, फिर हमारे पास एरे लिस्ट की क्लास जिस तरह हमने डिस्कस किया उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है। और फिर हमने जो है इनमें कुछ वैल्यूज़ ऐड करके, और इसको मैं आपको ना कोड से रन करके बताता हूँ। अच्छा जी, अब हम ज़रा एरे लिस्ट की ना जो एग्जांपल है उसकी तरफ आते हैं। अब सबसे पहले तो एरे लिस्ट की क्लास के एक ऑब्जेक्ट लिया हमने AL। ठीक है। अच्छा, इनिशियली एरे लिस्ट को अगर जैसे मैंने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है
अगर मैं इनिशियली एरे लिस्ट को देखूं तो एरे लिस्ट की डॉट कैपेसिटी, जिसके बारे में मैंने बात किया था कि जी एरे लिस्ट की कैपेसिटी क्या होगी और एरे लिस्ट का काउंट क्या होगा। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं, ठीक है, यहाँ तक सिर्फ, तो ये मुझे कैपेसिटी और काउंट में क्या रिटर्न कर रहा है। ये कह रहा है कैपेसिटी 0 है, काउंट 0 है। इसका मतलब है कि इनिशियली ये कोई भी मेमोरी नहीं ले रहा। मतलब आप समझे कि ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के लिए जो स्पेस है वो अभी इसने इनिशियलाइज नहीं की, वो 0 0 रखी हुई है, ठीक है। तो ये इनिशियली जो है ये मेमोरी अब एलिमेंट्स के लिए रिजर्व नहीं करता, ठीक है। ये डायनेमिकली रन टाइम पे एलोकेशन करेगा जैसे जैसे मैं इसको वैल्यू दूंगा। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ से इस एरे लिस्ट के अंदर कुछ वैल्यूज़ ऐड करता हूँ, लाइक मैंने 1 2 3 वैल्यूज़ ऐड की। मैं इनको कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। अब मैं यहाँ पर आऊँगा कि मेरी एरे लिस्ट के अंदर पहले वैल्यू ऐड करने से पहले क्या कैपेसिटी काउंट था और वैल्यू ऐड करने के बाद। तो ये जो ऐड का फंक्शन है जो मैंने बताया था कि आप उसको वैल्यू भेज सकते हैं, ठीक है। अब ये रिसीव वहाँ ऑब्जेक्ट करता है, लेकिन यहाँ से मैं इंटीजर भेज रहा हूँ। ये आप समझें कि यहाँ ये 45 एज इंटीजर जब मैं पास करूँगा तो इस ऐड में जाके ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगी, ठीक है। 45 आपको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके देगा और तब जाके ऐड में स्टोर होगा। तो एरे लिस्ट में जब वैल्यू स्टोर होगी तो एज ए ऑब्जेक्ट स्टोर होगी, ठीक है। तो इसलिए जब हम कोई स्पेसिफिक टाइप की वैल्यू जैसे इंटीजर है पास करते हैं इस केस में, और वो एक जनरल टाइप में कन्वर्ट होती है दैट इज़ ऑब्जेक्ट, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बॉक्सिंग, ठीक है। कि एक स्पेसिफिक डेटा टाइप को एक जनरल डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। अब हम देखते हैं कि आउटपुट क्या है। शुरू में जब कुछ नहीं था तो कैपेसिटी और काउंट 0 थे, लेकिन जब हमने वैल्यूज़ ऐड करना शुरू की तो कैपेसिटी 4 पे चली गई और काउंट 3 पे है। मीन्स कि हमने इस टाइम 3 वैल्यूज़ ऐड की थी। अगर आप देखें तो इनिशियली जब आपका कैपेसिटी और काउंट 0 0 होता है, जैसे ही आप एरे लिस्ट में एक वैल्यू ऐड करते हैं तो एरे लिस्ट का काउंट तो बढ़ गया, लेकिन कैपेसिटी साथ क्या होगी। कैपेसिटी ये डायरेक्टली 4 पे इनिशियलाइज कर देता है, मतलब 4 की स्पेस बनाता है। जैसे आप दूसरी वैल्यू ऐड करते हैं काउंट बढ़ा देगा, तीसरी वैल्यू ऐड करेंगे काउंट बढ़ा देगा, चौथी वैल्यू ऐड करेंगे तो काउंट बढ़ा देगा और 4 कर देगा। अब इस टाइम कैपेसिटी क्योंकि 4 है तो 4 एलिमेंट तक कैपेसिटी वही रहेगी, ठीक है। अगर आप अभी देखें दोबारा तो आपको कैपेसिटी भी 4 और काउंट भी 4, ऐसा लग रहा है जैसे बस कैपेसिटी ख़त्म होगी। लेकिन जैसे ही मैं 5th वैल्यू ऐड करता हूँ, ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि क्या होता है। जब मैं ऐड करता हूँ 5वीं वैल्यू तो ये ऑटोमेटिकली कैपेसिटी को डबल कर देता है। पहले 4 थी, अब 4 ख़त्म होगी, फिल होगी सारी। तो जैसे ही मैंने 5th वैल्यू ऐड की तो ऐड के फंक्शन ने कैपेसिटी को डबल कर दिया 4 को। अब जैसे ही ये 5 मीन्स कि ये 6ठी वैल्यू, ये 7th वैल्यू ऐड होगी तो कैपेसिटी उतनी ही रहेगी। जैसे ही मैं 8 से ऑनवर्ड जाऊँगा तो कैपेसिटी इससे मज़ीद बढ़ा देगा, ठीक है। और देखते हैं वो क्या करेगा। अब 8 है तो होपफुली ये डबल करेगा। अच्छा, इसमें वैल्यूज़ अगर देखें तो मैं इसमें वैल्यूज़ रिपीट भी कर सकते हैं। जैसे 45 थी, 78 33 है, तो मैं 33 और 78 को दोबारा रिपीट भी कर देता हूँ। अब वैल्यूज़ कितनी हो गई हैं, ठीक है, देख लेते हैं प्रोग्राम रन करके। अब हमारे पास देखें जैसे ही काउंट 9 हुआ तो पिछली जो 8 थी वो डबल होकर 16 होगी। अब जब तक हम 9 के बाद 10 11 और जब 16 पे पहुंचेंगे तो 32 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि डायनेमिकली अपने आप को एक्सपेंड करता जा रहा है। अच्छा, नीचे हम एरे लिस्ट को अगर प्रिंट कराना चाहें तो सिंपल सी बात है, फॉर ईच लगाएं और एरे लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उसको क्योंकि इंटीजर स्टोर की थी एज इंटीजर उठा लें, नहीं तो VAR के तौर पे कर लें, ठीक है, और इसको प्रिंट कर दें। अगर आपने एरे लिस्ट को सॉर्ट करना है तो सॉर्ट का फंक्शन, रिवर्स करना है तो रिवर्स का फंक्शन, ठीक है, ये सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। तो हमने एरे लिस्ट को पहले प्रिंट किया है, फिर सॉर्ट किया है ये, और फिर उसको प्रिंट किया है। तो इसको रन करके देख लेते हैं। अब ये कैपेसिटी 0 थी, बाद में जब हमने कुछ वैल्यूज़ डाली तो कैपेसिटी 16 पे एक्सपेंड कर गई और काउंट 9 था। अब ये 9 वैल्यूज़ हैं 45, ये ओरिजिनल सीक्वेंस में आ रही हैं और ये सॉर्टेड आ रही हैं, ठीक है। और अगर हमने सॉर्ट के बाद इसको दोबारा प्रिंट करते हैं एक दफ़ा और सॉर्ट के बाद हम इसको करते हैं रिवर्स, तो ये एक मिनट, इसको एक कंसोल डॉट राइट लाइन दरमियान में कर देते हैं क्योंकि वही की लाइन में सारे प्रिंट हो गए। अब ये बेसिकली सॉर्ट होके असेंडिंग ऑर्डर में आ गया था, फिर जब मैंने रिवर्स किया तो ये रिवर्स ऑर्डर में वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। अगर हम कोई वैल्यू रिमूव करना चाह रहे हैं तो हम रिमूव का फंक्शन है, बाकी सारे फंक्शंस को आप 1 बाय 1 ट्राई कर सकते हैं। C# की कलेक्शन क्लासेस के अंदर जो सेकंड क्लास है दैट इज़ कॉल्ड स्टैक। स्टैक से हम लोग बहुत अच्छी तरह फेमिलियर हैं डेटा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टैक बेसिकली अगर आप इसकी डेफिनेशन में देखें तो ये कहता है कि ये लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला कंसेप्ट है, ठीक है।
और यहाँ जो स्टैक है ये बेसिकली सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी तो वो ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो इसलिए बता रहा है ये कि जी स्टैक रिप्रेजेंट्स अ लास्ट इन फर्स्ट आउट collection of object and it is used when you need a last in first out access of item। मतलब कहने का ये कि जब आप कोई स्पेसिफिक सिनेरियो हो जहां आप कोई वैल्यू एक सीक्वेंस में ऐड करते हैं, ठीक है, और उस सीक्वेंस के रिवर्स ऑर्डर में आपको चाहिए वैल्यू, तो फिर स्टैक यूज किया जाता है। when you add an item in the list it is called pushing। अब स्टैक के अंदर एक कंसेप्ट वैल्यू ऐड की बजाय हम पुश का यूज़ करते हैं, ठीक है। टर्म ऐड नहीं यूज़ करते, पुश यूज़ करते हैं। और इसी तरह जब रिमूव करते हैं तो हम टर्म यूज़ करते हैं पॉप, ठीक है। पहले हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं जल्दी से। इसमें काउंट है जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बताएगा कि स्टैक में कितने हैं, ठीक है। और फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, आप अगर इंटरेस्टिंगली देखें पिछली भी जो क्लास थी उसके अंदर भी सारे जो फंक्शन थे वो वर्चुअल के कीवर्ड के साथ थे, और इसमें भी वर्चुअल के कीवर्ड के साथ है। मज़ीद आगे जितनी क्लासेस पढ़ेंगे उनमें भी होगा, ठीक है। एक क्लास है जिसमें मैं बताऊंगा स्पेसिफिकली, उसमें नहीं है। वर्चुअल का मतलब ये है कि बेसिकली आप अगर इस क्लास को इनहेरिट करते हैं, मींस कि मैं स्टैक की बात कर रहा हूँ या एरे लिस्ट की या जो भी कलेक्शन क्लास है, तो इन फंक्शंस को आप ओवरराइड कर सकते हैं। वर्चुअल का मतलब ये है, ठीक है, कि इनकी फंक्शनैलिटी को आप अपनी जो डिराइव्ड क्लास है उसके अंदर चेंज कर सकते हैं, मींस कि चाइल्ड क्लास में चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको सारे फंक्शन वर्चुअल मिलेंगे, मींस कि आप सारे फंक्शंस को अवॉइड कर सकते हैं। क्लियर बिल्कुल वही काम करता है, सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देगा स्टैक के अंदर से। कंटेन्स, स्टैक के अंदर कोई वैल्यू अगर आपने सर्च करनी है कि ये वैल्यू स्टैक में मौजूद है या नहीं, तो फिर कंटेन्स यूज़ करते हैं। पीक, एक है पुश, एक है पॉप, ठीक है। पहले वो देखते हैं फिर पीक की तरफ आते हैं। पुश का फंक्शन क्या करता है? पुश का जो फंक्शन है, आप उसको वैल्यू दें, वो स्टैक के अंदर वैल्यू ऐड कर देगा, ठीक है। अब पुश को आप इंडेक्स नंबर नहीं बताएंगे जिस तरह हमने रिलीज में इंसर्ट पढ़ा था, ये अपने एक तरीके से वैल्यू मेंटेन कर रहा होता है, इसलिए पुश को आप वैल्यू देंगे, ये रख देगा उसको। अब जब आपको वैल्यू वापस चाहिए होगी तो आप पॉप करेंगे, इसलिए वो एज ए ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करेगा। अगर आपको स्टैक के अंदर एक वैल्यू चाहिए तो आप वो वैल्यू कैसे लेंगे? वैसे जिस तरह मैरी में इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3 जिस मर्जी इंडेक्स को हम चाहे एक्सेस कर सकते हैं, स्टैक में वो नहीं है। स्टैक में ये कहता है कि जी आप वैल्यू पुश करते जा रहे हैं, फर्स्ट करें पहली पुश की, दूसरी, तीसरी एंड सो ऑन। तो अगर आपके पास स्टैक में इस टाइम वैल्यूज़ आपने पुश कर दी हैं तो पॉप क्या करेगा, जो सबसे आखिरी वैल्यू आपने पुश की है वो आपको रिटर्न करेगा और उस स्टैक के अंदर से वो वैल्यू रिमूव भी कर देगा, ठीक है। एक है पीक। पीक, जब आप स्टैक का पीक का फंक्शन कॉल करते हैं तो जो स्टैक में सबसे आखिरी वैल्यू है जो आपने पुश की है अभी बिल्कुल रिसेंट, उसको रिटर्न करेगा, लेकिन स्टैक के अंदर से रिमूव नहीं करेगा। मींस के पॉप वाला काम करेगा, रिमूव नहीं करेगा। पॉप दो काम करता है, वैल्यू भी रिटर्न करके देता है स्टैक में से जो लास्ट है, रिसेंट है, ठीक है, और रिमूव भी कर देता है उसको। लेकिन पीक रिटर्न करता है वो रिसेंट वैल्यू, लेकिन रिमूव नहीं करता। अगर आपने देखना है कि स्टैक में सबसे आखिरी वैल्यू क्या पड़ी तो आप पीक को कॉल करेंगे, क्योंकि अगर आप पॉप को कॉल करेंगे तो आखिरी वैल्यू भी देगा और स्टैक में से उड़ा देगा। इसका बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन है टू एरे। अगर आप स्टैक को एरे में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, एंटायर स्टैक को, तो ये एरे में कन्वर्ट करके एक नई एरे की कॉपी आपको रिटर्न कर देगा। ये देखें, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। स्टैक के लिए हमने स्टैक की क्लास का ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। स्टैक के अंदर लेट्स सपोज मैंने आपसे कहा था ये ऑब्जेक्ट हैं, आप जो मर्जी दिल करता है पुश कर रहे हैं। मतलब मैंने कैरेक्टर पुश कर दिया, मैं स्ट्रिंग भी कर सकता हूँ, इंटीजर भी। एक स्टैक के अंदर आप डिफरेंट वेराइटी ऑफ डेटा पुश कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मैंने किया डॉट पुश हेलो, ठीक है, st डॉट पुश, मैंने कोई 56.67f, ठीक है, तो ये एरर नहीं देगा। तो ये स्टैक में आपने वैल्यू ऐड करने के लिए पुश का फंक्शन ऐड करेंगे। अब सबसे रीसेंट जो है ये वैल्यू है, जब मैं स्टैक को प्रिंट करूंगा तो मुझे इसी सीक्वेंस में मिलेगा। सबसे पहली भी है क्योंकि हमने कहा था लास्ट इन फर्स्ट आउट है, ठीक है। तो सबसे पहली वैल्यू जो है स्टैक में पड़ी है वो सबसे आखिर में प्रिंट होगी, ठीक है। हम यहाँ तक देख लेते हैं इसको रन करके।
अच्छा, एक तो क्योंकि यहाँ मैंने स्पेसिफिकली एज ए कैरेक्टर किया तो इस वजह से एरर आ रहा है। अब मैं यहाँ वी आर लिखूँगा ताकि ये जो वैल्यूज़ आ रही है एज ए ऑब्जेक्ट ही मेरे पास आए, मैं कास्टिंग ना करूँ, क्योंकि मैंने जब कैरेक्टर सिर्फ रखे थे तो इसलिए वो यहाँ कैरेक्टर से ही काम करेगा। मीन्स कि अगर आप देखें तो ये CHAR पे जिस पे भी एरर आया था वो इस वजह से आया था, क्योंकि ये मैंने दोनों डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ ऐड कर दी थी। अब ये नहीं आएगा, ठीक है, स्टैक में जो थी वो आ गई हैं। अब अगर क्योंकि मैंने अभी आपको क्लेम किया है कि स्टैक में आप जिस मर्जी टाइप का डेटा मतलब हेट्रोजीनियस टाइप स्टोर कर सकते हैं, तो फिर यहाँ वी आर करें, क्योंकि सारी कैरेक्टर तो नहीं है ना, इसलिए मैं इसको एज ए वी आर कर देता हूँ। तो बेसिकली आपको अब इसने उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में वो पुश हुई थी उसके रिवर्स सीक्वेंस में वैल्यूज प्रिंट कर दी। मज़ीद अगर आप स्टैक में और वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं तो पुश करते जाएं, ठीक है। अच्छा, फिर हमने स्टैक से पॉपेबल वैल्यू लिखा है, क्योंकि मैं पीक कॉल कर रहा हूँ, इसका मतलब ये कि स्टैक से रिमूव नहीं करेगा, सिर्फ प्रिंट करेगा। तो ये एच को प्रिंट करेगा, मीन्स कि सबसे आखिरी वाली वैल्यू को करेगा, ठीक है। और करंट स्टैक हमारे पास इसके बाद पीक के बाद हमने देखना है कि रिमूव हुई है कि नहीं, तो वो बताएगा कि ये कुछ हुआ है कि नहीं, ठीक है। मैं इसको भी वी आर कर देता हूँ, यहाँ तक हम देख लेते हैं। अब मैंने जब स्टैक की देखा तो ये स्टेटस है स्टैक का। नेक्स्ट जो पॉपेबल वैल्यू मीन्स के स्टैक में सबसे आखिर में जो पड़ी है वो एज पड़ी है। प्रिंट तो हमने नहीं कराई, लेकिन प्रिंट अब करा के देख लें, क्योंकि ये हमने इसके बाद दो वैल्यूज़ और पुश की थी, ये वाली, तो ये नहीं हमने प्रिंट की थी, ये अब हम प्रिंट करें। तो हमने पीक जब कॉल किया तो मीन्स के स्टैक की आखिरी वैल्यू ये थी, और हमने जब पूरी स्टैक को प्रिंट किया तो वह अभी तक पड़ा हुआ है। इसका मतलब पीक का मतलब है कि आपको लास्ट वैल्यू दिखा रहा है लेकिन रिमूव नहीं कर रहा, ठीक है। अब इसके बाद हम पॉप करते हैं कुछ वैल्यूज टैग के अंदर से। तो मैंने पहली दफ़ा पॉप कॉल किया तो सबसे आखिरी वैल्यू मीन्स के एच होगी, फिर उसके बाद जो थी वो होगी, और फिर उससे ऑनवर्ड होंगी, ठीक है। और बाकी जो हमारे पास रह जाएगा स्टैक, वो हम दोबारा प्रिंट करके वेरीफाई कर सकते हैं कि पॉप ने वैल्यूज़ रिमूव कर दी। तो अगर आप यहाँ तक देखें, ठीक है, तो ये आपको बता रहे हैं कि स्टैक क्या है, और स्टैक में सबसे आखिरी वैल्यू जो हमने ऐड की वो, और वो प्रिंट करने के बाद आपको नज़र भी आ गई। फिर हमने रिमूव किया स्टैक में से, एच को रिमूव किया, वी को रिमूव किया, इसको रिमूव किया, क्योंकि सबसे आखिरी वैल्यू ये थी, फिर वी और फिर ये, और जो स्टैक रह गया वो ये है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं क्यू की तरफ। क्यू की जो क्लास है सो सिंपल, क्योंकि हमने डेटा स्ट्रक्चर में ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, लेकिन जस्ट मैं यहाँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये कलेक्शन क्लासेस का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा शुरू में देना ज़रूरी है। क्यू आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाले मॉडल पे चलता है, स्टैक आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट था। इसमें हम टर्म यूज़ करते हैं NQ और DQ यूज़ करते हैं। इसमें भी काउंट की प्रॉपर्टी आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है। फिर इसमें भी वही वर्चुअल फंक्शन जो मैं क्लेम कर रहा था कि हर एक होंगे, ठीक है। क्लियर का फंक्शन है, कंटेन्स का है जो बताएगा आपको इसमें है कि नहीं, DQ है और NQ है। DQ में आपको वैल्यू रिटर्न करके देगा, इंडेक्स नंबर नहीं पूछेगा, ये अपनी मर्जी से जो पहली वैल्यू है वही करेगा। और NQ जो उनसे है ये आपसे वैल्यू लेगा और क्यू के अंदर ऐड कर देगा, ठीक है। और टू एरे बिल्कुल उसी तरह का एक फंक्शन है जो हम अभी कह रहे थे कि स्टैक के अंदर भी है। पूरी के पूरी क्यू के अंदर जो वैल्यूज हैं उनके एक एरे की शक्ल में आपको एक अलग से कॉपी रिटर्न करेगा। ट्रिम टू साइज बेसिकली ये स्टैक के अंदर नहीं होता, क्यू के अंदर होता है, बिल्कुल एरे लिस्ट वाला काम है, ठीक है। जो खाली स्पेसेस पड़ी होती हैं फ्रंट पे उनको ट्रिम कर देता है। अब हम इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। हम क्यू की क्लास का ऑब्जेक्ट लेंगे, इसके लिए ऐड करने के लिए एनक्यू का फंक्शन यूज़ करेंगे। फिर हम क्योंकि कैरेक्टर ऐड किया इसलिए फॉर ईच में हम कैरेक्टर लिख सकते हैं, नहीं तो वीआर भी लिख सकते हैं। हमने एंटायर क्यू को प्रिंट किया तो अब इसमें AMGW, ठीक है, इस फॉर्मेट में इसने प्रिंट होना है। तो हम ऐसे करते हैं कि हम इसको एक दफ़ा प्रिंट कर लेते हैं। AMGW, ठीक है। तो जिस सीक्वेंस में है उस सीक्वेंस में आ जाएंगे। फिर उसके अंदर हमने दो वैल्यू और NQ की, फिर बाद में हम दोबारा इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है। फिर हम रिमूव करने के लिए DQ यूज़ करेंगे,
और DQ करने के बाद हम जो वैल्यू हमें मिली है, ठीक है, उसको हम प्रिंट करेंगे कि फ़लाँ वैल्यू को हमने DQ कर दिया, मीन्स के रिमूव कर दिया। फिर एक और वैल्यू रिमूव करेंगे, DQ करेंगे, उसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। और अगर फिर हमने स्टैक दोबारा देखना है कि क्या है, सॉरी Q, तो फिर हम प्रिंट करके देख लेंगे। पहले Q की ये हालत थी, फिर हमने वैल्यूज़ और ऐड की तो हमारे पास ये वैल्यू देखिए। अब ये फ्रंट पे वही है, AMGW एंड पे आती जा रही है, ठीक है, Q में। जब हम रिमूव करेंगे तो फ्रंट से होगा, मीन्स कि A पहली थी वही रिमूव होगी, तो पहले रिमूव M होगी, A होगी, फिर इसके बाद M की बारी है तो M हो गया। अब जब हम चेक करेंगे तो A और M आउट हो गए और ये GWVH रह गए। नेक्स्ट क्लास जो हम डिस्कस करेंगे वो है बिट एरे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास है C# के अंदर, और जो टर्म बिट है वो अगर आप वैसे भी देखें तो बिट बाइट्स हमने पढ़े हुए हैं। तो बिट बेसिकली एक आप समझे कि एक इंडिकेटर है, ठीक है, जो कि बूलियन की फॉर्म में होता है, मीन्स कि 0 या 1 की फॉर्म में होता है, ठीक है, या ट्रू या फॉल्स कह सकते हैं। तो बिट एरे का मतलब ये है कि बूलियंस की एरे, सही है, या जहाँ आप डेटा ऑब्जेक्ट की शक्ल में होता, बल्कि डेटा बूलियंस की फॉर्म में होगा, या तो ट्रू या फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स की एरे, ठीक है। और ट्रू को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से और फॉल्स को रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। अच्छा, अब ये बिट एरे हम यूज़ क्यों करते हैं? कहते हैं इट इज़ यूज्ड व्हेन यू नीड टू स्टोर द बिट्स बट डू नॉट नो द नंबर ऑफ बिट्स इन एडवांस। इसका मतलब ये है कि ये क्योंकि डायनामिक है तो आप जितनी मर्जी ऐड कर दें, फिक्स साइज है नहीं, ठीक है। यू कैन एक्सेस आइटम्स फ्रॉम द बिट एरे कलेक्शन, मीन्स कि ये कलेक्शन क्लास जो है इसमें से आप स्टोर करने के बाद एक्सेस भी कर सकते हैं इनको, और बाय यूजिंग एन इंडेक्स, इंटीजर इंडेक्स, मतलब इंडेक्स नंबर जो होता है वो इंटीजर होता है 0 1 2 3, ठीक है, विच स्टार्ट फ्रॉम 0, तो 0 बेस्ड इंडेक्स कह सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस हैं, हम इसको गो थ्रू कर लें, फिर एग्जांपल के साथ एक देते हैं। काउंट जो आपको बिट एरे का साइज़ बताएगा कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। यहाँ कैपेसिटी वाला कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। इस रीड ओनली को हम नहीं देखते, आइटम्स आपने वो इंडेक्स नंबर से वैल्यू उठानी होती है कि उस इंडेक्स नंबर पर ट्रू पड़ा है या फॉल्स है। और लेंथ जो है आप इसको सेट भी कर सकते हैं और गेट भी कर सकते हैं। काउंट आपका सिर्फ गेट होता है, ठीक है। जिस तरह भी कैपेसिटी थी ना, कैपेसिटी की जगह यहाँ लेंथ यूज होता है। अब बिट एरे के अंदर जो फंक्शंस हैं वो वर्चुअल नहीं मिलेंगे आपको। नंबर 1, बिट एरे की क्लास, ये जो C# की कलेक्शन क्लासेस में वाहिद क्लास है जो कि सील्ड क्लास है। C# में हम सील्ड क्लास से मुराद ऐसी क्लास को कहते हैं आप जिसको इनहेरिट नहीं कर सकते, मतलब जिसकी चाइल्ड क्लासेस नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसलिए इसमें वर्चुअल के फंक्शन का कोई कंसेप्ट नहीं है। अब बिट एरे में सबसे पहला फंक्शन है दैट इज कॉल्ड एंड। ये एंड जो है ये बिट वाइज जो ऑपरेटर हम यूज करते थे, एंड और नॉट, ये वो वाला एंड है, ठीक है। तो अगर आप दो बिट एरेज का एंड लें, ठीक है, तो ये आपको उसका एक रिजल्ट एक और बिट एरे की शक्ल में रिटर्न करेगा। मसलन अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास, सपोज मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक बाइनरी नंबर है 1100। अब इस बाइनरी नंबर को अगर मैं देखूं तो इसको मैं बिट एरे कह सकता हूं। अपने इस सिनेरियो के अंदर मैं 1100 को बिट एरे कह सकता हूं, क्योंकि मैंने ये कहा है कि जी बिट एरे जो होती है वो बेसिकली एरे ऑफ बुलियंस है, 0 और 1 की शक्ल में या ट्रू या फॉल्स की शक्ल में। तो अगर मैं इसको देखूं, अब जो हमने बाइनरी नंबर्स, अगर आपने थोड़ा सा कोई अपने कोर्स पढ़ा होगा बाइनरी नंबर से, तो बाइनरी नंबर्स में हम नंबर्स को प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। या वो जो आपने लॉजिक गेट्स पढ़े थे एंड और नॉट, उसमें जो बिट वाइज ऑपरेटर होता है, ऑपरेशन होता है। जिस तरह मेरे पास एक नंबर है 1100, ये 4 बिट रिप्रेजेंटेशन है। एक अगर ये क्योंकि बेस 2 है, अगर इसका 4 बिट रिप्रेजेंटेशन मतलब बेस 10 नंबर देखें तो 1100 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो 4 बिट रिप्रेजेंटेशन में 1100
रिप्रेजेंट कर रहा है 12 को बेस 10 के अंदर। जो हमारा बेस 10 है ये 12 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और अगर इस नंबर की हम बात करते हैं 0, लेफ्ट 0 वाला तो खैर मतलब सिर्फ नंबर ऑफ बिट्स को कंप्लीट करने के लिए है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो जो मतलब लेफ्ट साइड पे ज़ीरोज़ होते हैं। ये जो 0 1 0 0 है ये बेस 10 में 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम 12 और 4 को जमा करना चाहें तो बिट वाइज मतलब हम प्लस कर सकते हैं नंबर्स को, ठीक है, बाइनरी एडिशन जिसको कहते हैं। लेकिन यहाँ हम एडिशन की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम एंड गेट वाले एंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें बिट वाइज ऑपरेशन होता है। मतलब अगर मैं 12 और 4 का एंड लेना चाह रहा हूँ जिसको कहते हैं बिट वाइज एंड ऑपरेटर, ठीक है, तो C++ में हम इसको अक्सर ऐसे लिखते हैं। मसलन अगर हम कहते हैं कि जी 12 एंड 4, तो ये 12 एंड 4 बेसिकली एंड ऑपरेटर अप्लाई होता है, ये C++ में वैलिड है। जब ये एंड करते हैं तो ये इफ एल्स के लिए बेसिकली एंड और नॉट, वो जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो यूज़ होते हैं। एक एंड बिट वाइज बेसिकली आपके नंबर्स को एवेल्युएट कर रहा होता है, ठीक है। अब एंड में ये कैसे होगा, जहाँ पर ऊपर वाला 0 है और नीचे भी 0 है, मीन्स कि दोनों अगर 0 0 है तो एंड में भी आपका यहाँ पर 0 ही आएगा। उसके बाद क्योंकि ये भी 0 है तो यहाँ भी 0 आएगा। अब अगर दोनों 1 1 है, जिस तरह इस केस में ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो यहाँ भी 1 आएगा। अब नेक्स्ट क्या है कि अगर एक 0 है एक 1 है, ठीक है, तो आप ये समझ लें कि दोनों में से अगर एक भी 0 है तो आंसर 0 ही होगा। एक किस्म का आप ये मल्टीप्लिकेशन करें कि 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, ठीक है। तो ये बिटवाइज एंड ऑपरेटर का बिहेवियर है। तो इसका मतलब है कि 12 और 4 का एंड लें तो आंसर ही 4 आता है। अब ये जो एंड है अगर आप देखें दोनों का, तो ये हमें एक रिजल्ट जो रिटर्न करता है वो भी एक बिट एरे ही रिटर्न करता है। तो इसलिए एक बिट एरे को दूसरे बिट एरे के साथ एंड करने से आपको रिजल्ट एक बिट एरे की शक्ल में मिलेगा। तो ये फंक्शन कहता है परफॉर्म्स द बिट वाइज एंड ऑपरेशन ऑन द एलिमेंट्स इन द करंट बिट एरे अगेंस्ट द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन द स्पेसिफाइड बिट। ये स्पेसिफाई है, मीन्स कि ये एरे और इस फंक्शन को जिसने कॉल किया होगा वो आप इसमें एंड अप्लाई करेंगे बिट वाइज और एक रिजल्ट रिटर्न करेंगे। अच्छा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी दोनों बिट एरे का साइज सेम होना चाहिए, ये तब एंड काम करेगा, ठीक है। गेट क्या करता है कि अगर आपने किसी एरे के अंदर किसी इंडेक्स नंबर की वैल्यू देखनी है कि 0 या 1 है, मीन्स कि ट्रू है या फॉल्स है, तो ये गेट आपको बताएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू में 0 या 1 पड़ा होगा, मीन्स कि ट्रू या फॉल्स, इसलिए इसके हमेशा बूलियन टाइप रिटर्न होगा। अब एक हमारे पास एक और गेट है नॉट का, ठीक है। अगर हमने दो गेट्स का नॉट लेना हो तो हम नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं, जिस तरह एंड है इसी तरह नॉट भी है। तो नॉट जो है वो उसके लिए एक और एरे नहीं चाहिए होती, वो उसी करंट बिट एरे का नॉट का मतलब ये है कि अगर उसकी बिट एरे में जो 0 पड़ा है उसको 1 कर देगा, 1 पड़ा है तो 0 कर देगा। मसलन अगर लेट्स सपोज मेरे पास ये है जी 0 1 1 0, तो इसका नॉट क्या होगा, इसका नॉट जो होगा वो आप ये समझ लें कि इस 0 को 1 करना, 1 को 0 करना, ये 0 करना, ये 1, मतलब इनके जो इंडेक्स पे वैल्यूज़ पड़ी है उनका रिवर्सल करना। अगर ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो। इसका मतलब है कि पूरे बिट एरे का नॉट जो होगा, मीन्स के इस केस में इसका नॉट जो होगा वो ये होगा। इसी तरह हमारे पास है और बाइनरी ऑपरेटर है, नॉट यूनरी ऑपरेटर है। तो हम दो बिट एरे का और ले सकते हैं, ठीक है। जैसे एंड था, अगर मैं इसी का और लेना चाहूँ तो क्या होगा, ये वाला। अगर मैं इसका और लूँ तो 0 और 0 0 ही होगा, 0 0 0 ही होगा, 1 1 का और 1 ही होगा, 1 0 इस केस में ये 1 होगा और के केस में। तो ये हमें इस तरह का रिजल्ट रिटर्न करेगा। सेट, अगर हमने किसी बिट एरे के इंडेक्स नंबर पे वैल्यू सेट करनी, मसलन मैं कहता हूँ ये मेरे पास एरे है, इस एरे में ये वाली वैल्यू चेंज करनी है, तो हम उसको इंडेक्स नंबर पास करेंगे, इंडेक्स नंबर 0 1 या 2 जो भी इंडेक्स नंबर है, और हम कहेंगे उस वैल्यू में 1 कर दो, मतलब ट्रू पास कर देंगे, ठीक है। सेट ऑल
सेट ऑल का मतलब मैं कहता हूँ पूरी बिट एरे को 111 कर दो, तो आप इसको ट्रू पास करते हैं तो सारी एरे ऑन हो जाएगी 111। अगर सबको 00 करना है तो फॉल्स पास कर दें। नेक्स्ट हमारे पास एक फंक्शन है एक्स और, जिस तरह और होता है उसका एक्स और, तो इसको भी एक बिट एरे को दूसरी बिट एरे के साथ एक्सऑर कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बिट वाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन। अब हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब हमने यहाँ पर बिट एरे की क्लास के एक ऑब्जेक्ट लिए BA1। अच्छा, इसमें हमने साइज 8 बता दिया। इसका मतलब ये कि ये जो बिट एरे है ये 8 बिट रिप्रेजेंटेशन में डेटा हम शो करना चाह रहे हैं, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता ही हमारे पास जो है ना लैंग्वेज में वो 8 बिट का होता है। 8 बिट से हम कम नहीं कर सकते। मसलन मैंने तो एग्जांपल में आपको 4 बिट रिप्रेजेंटेशन की है ना, तो अगर मैं 8 बिट में करूँगा तो यहाँ मुझे 4 0 पैड करने पड़ेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब अगर मैंने 12 लिखा है तो 12 मेरा बेसिकली ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये मैंने 8 जो दिया ये वैल्यू नहीं दी, ये 8 बिट रिप्रेजेंटेशन में मैं बेसिकली बिट एरे बना रहा हूँ 8 की लेंथ की, ठीक है। जो डेटा होगा मैं 8 बिट में रिप्रेजेंट करूँगा। अब ये दो मैंने बिट एरेज बना लिए। अब 60 असल में मैं वैल्यू इस बिट एरे को पास करना चाह रहा हूँ, लेकिन यहाँ मैंने क्या किया, मैंने एक बाइट की एरे बनाई है, मतलब मैंने एक बाइट टाइप की एरे ली है, उसका नाम है ए, ठीक है, और उसमें ए की वैल्यू पास की है 60। अब 60 जो पड़ी है वो बेसिकली आप ये समझें कि इंटीजर में सबसे छोटी वैल्यू जो सी है ना वो बाइट होती है, ठीक है। बाइट के बाद होता है शॉर्ट, उसके बाद इंट, फिर लॉन्ग होता है, ठीक है। अगर आप C# में बात करें तो हमारे पास डेटा टाइप में सबसे छोटी है बाइट, फिर है शॉर्ट, फिर है इंट, फिर है लॉन्ग, ठीक है। ये जो बाइट होती है ये 8 बिट्स की होती है। शॉर्ट जो होता है, ठीक है, बाइट जो है ये 8 बिट्स की है। शॉर्ट जो होता है वो होता है 16 बिट्स का। इंट जो होता है वो होता है 32 बिट्स का, और लॉन्ग जो होता है वो 64 बिट्स का होता है। तो अगर आप बाइट देखें तो असल में ये 1 बाइट है। शॉर्ट जो होता है अगर मैं यूनिट में देखूं तो ये 2 बाइट्स का होता है। इंट जो होता है वो होता है 4 बाइट्स का, एंड लॉन्ग जो होता है वो 8 बाइट्स का होता है। अब हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट है 1 बाइट, 8 बिट्स, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एरे का साइज ले लिया 8। अब वैल्यू को 8 बिट में रिप्रेजेंट करवाऊंगा, 8 बिट में, तो मैंने यहाँ पर बाइट टाइप के लिए, क्योंकि बाइट 8 बिट्स का होता है, तो इसलिए मैंने 60 को एक जो है ना वैल्यू की टाइप क्या दी है, एक बाइट टाइप की वैल्यू ली है 60, ताकि ये 8 बिट में रिप्रेजेंट हो, ठीक है। और इसी तरह 13 मैंने 13 भी बाइट एरे टाइप ले लिया है, तो इसका मतलब है ए में एक वैल्यू पड़ी है 60, बाइट टाइप की है, 8 बिट में रिप्रेजेंट हो रही है। इसी तरह 13 भी। तो अब मैंने इसको बिट एरे में ऐड कर दिया, मतलब BA1 के अंदर अब इस वैल्यू A को पुश कर दिया है, ठीक है, और BA2 के अंदर भी इस वैल्यू को पुश कर दिया है। अब हम इन वैल्यूज़ इनको पहले देख लेते हैं कैसे प्रेजेंट हो रहे हैं। मतलब अगर 60 को देखो तो 60 जो है वो बिट एरे BA1 में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो कैसे नज़र आएगा, तो ये हम उसको प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, BA1 को। अब हम BA1 को पहले प्रिंट करते हैं, फिर BA2 को प्रिंट करते हैं, यहाँ तक। अब ये देखें 60 की 8 बिट रिप्रेजेंटेशन है, तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। इसी तरह 13 की 8 बिट रिप्रेजेंटेशन है, ट्रू फॉल्स मीन्स ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। अगर आप देखें आपके पास जो 13 है, 13 की 8 बिट रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। 13 की अगर हम 8 बिट रिप्रेजेंटेशन देखें, जिस तरह ये 12 था, तो 12 का ये वाला बिट ऑन कर दें तो ये 13 बन जाएगा। अगर आप इसको यहाँ कंपेयर करें तो इसने पहले किया ट्रू फॉल्स, फिर ट्रू,
फिर ट्रू, फिर सारे फॉल्स हैं, 4 फॉल्स हैं इधर, ठीक है। अब यहाँ अगर आप देखें, इसको अगर आप देखें तो मैं अगर इसको ऐसे कर दूँ, मीन्स कि एफ 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 4 फॉल्स हैं, फिर एक ट्रू है, फिर ट्रू है, फिर फॉल्स है, फिर ट्रू है। अगर आप गौर से देखें, ये जो ट्रू यहाँ पर लिखा हुआ है इस साइड पे, ये वाला, ठीक है। अगर मैं इसको सिंपल बल्कि यहाँ क्लिक कर दूँ ताकि ये देखें, ये सिर्फ आपको रिवर्स नज़र आ रहा है, ठीक है, मिररिंग हुई हुई है। अगर मैं इसको यहाँ से पढ़ूँ तो 4 फॉल्स है, तो ये 4 फॉल्स आपको यहाँ नज़र आएंगे, ठीक है, ये 4 फॉल्स है। फिर उसके बाद 2 ट्रू हैं तो 2 ट्रू नज़र आएंगे, फिर फॉल्स, फिर ट्रू। तो अगर आप देखें तो वो इधर से पढ़ना शुरू कर रहा है, पहला ट्रू, अगर आप देखें ये ब्लैक स्क्रीन में लेफ़्ट साइड से ट्रू देखें, फिर फॉल्स। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये ट्रू पहला, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर ट्रू, फिर सारे फॉल्स। तो इसका मतलब ये कि ये 13 की रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह 60 के ऊपर रिप्रेजेंटेशन हो रही है, ठीक है। अब इन दोनों का जब हम एंड लेंगे तो क्या होगा, अब ये BA3 जो मैंने लिया है, इसमें मैं इन दोनों का BA1 का और 2 का, 1 में 60 पड़ा है, 2 में 13 पड़ा है, दोनों का एंड कैलकुलेट करें तो BA3 में आ जाएगा। तो BA3 के अंदर दोनों का एंड आ जाएगा, ठीक है। अब BA1 और BA2 को हमने जब एंड किया है तो हमारे पास वैल्यू क्या आई है, वो ये प्रिंट करेगा, ठीक है। अगर हमने और लेना है तो BA1 और BA2 का और हमने BA3 में स्टोर किया। तो अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। तो ये हमें बता रहा है कि इन दोनों का अगर आप एंड लेंगे तो वो ये बनेगा। अब इसको हम देख सकते हैं, ठीक है, आप इसको मैन्युअली खुद देख लीजिएगा। सिर्फ ये कि जब इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी तो ये आपको राइट साइड पे नज़र आता है, ठीक है। तो इसके इसलिए आप जो है रिवर्स में आप इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर और लेना है तो और आ जाएगा, फिर इसी तरह ये और का रिज़ल्ट प्रिंट होगा, ठीक है। और इसमें नॉट भी था, एक्स और भी था, बाकी फंक्शन भी आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी। अच्छा, इसको थोड़ा सा जो है ना हम अगर बाइनरी में प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ मैंने एक और कोड है जो मैं आपको दिखा दूँ। अगर मैं इसको रन करूँ, वही चीज़ें, ये जो आपका 60 आ रहा था, ये 13 आ रहा था, इसका ये एंड आ गया, ठीक है, और ये इनका और आ गया। अगर आप एंड कैलकुलेट करें तो ये देखें जो कॉमन है, जिस तरह आप ये देखें 0, पहले दोनों 0 1 0 ही आएगा, यहाँ तक रिजल्ट देखें। तो ये अगर आप थर्ड इंडेक्स पे देखें तो यहाँ 1 है, इसके थर्ड पे 1 है, इसलिए ये 1 आ गया। ये भी 1 था, ये भी 1 था, ये 1 आ गया, बाकी सारे 0 इसलिए मीन्स कि इसके 0 है, ऊपर बेशक 1 है तो ये 0 ही आएगा एंड इसकी वजह से, ठीक है। और ये और में एक भी 1 आ जाए तो बाकी सारे उसी हिसाब से आ रहे हैं, ठीक है जी। आज हम यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं। हाँ, एक चीज़ बता दो कि ये 1 zeros में कैसे किया, ठीक है। इसको हमने, बड़ा आसान है, कोड वही है सारा, बस जहाँ पर हमने प्रिंट करना था उसको लॉजिकली, मसलन जब BA1 में ट्रू पड़ा हुआ है तो मैंने प्रिंट करने के लिए अगर ट्रू है तो 1 प्रिंट करे, नहीं तो 0 प्रिंट करे। ये टर्नरी ऑपरेटर यूज़ किया। तो प्रिंट करते वक्त जस्ट मैंने इसको बताया हुआ है कि क्या प्रिंट करना है, सॉरी, जो वैल्यू प्रिंट करनी है उसको 1 या 0 की शक्ल में प्रिंट करना है, बस सिर्फ इसको ये बताया, ठीक है। अच्छा, एक तो आज जो असाइनमेंट है वो इसी जो एरे लिस्ट की क्लास है और जो बिट एरे है उससे रेलिवेंट है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपसे कहा है कि जी जो एरे लिस्ट की क्लास हमने आज डिस्कस की है, आपने उसी क्लास को कॉपी पेस्ट करना है और इसको इन्हेंस करना है, क्योंकि उसके अंदर मैंने एक ऐड का फंक्शन यूज़ किया है, ठीक है, और रिमूव का आई थिंक यूज़ किया है, और सॉर्ट और रिवर्स। अब आपने उसको रिमूव ऐड के लिए भी यूज़ करना है, मसलन कोई भी रैंडम कोई वैल्यू इंडेक्स नंबर दे दें ताकि वो वैल्यू डिलीट हो जाए। दूसरा काम आपने उसमें क्या करना है, एक और एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट लेना है, उसमें भी कुछ वैल्यूज़ ऐड करनी है, और फिर वो जो पहली एरे लिस्ट जो मैंने बनाई है उसमें आप वो वाली जो नई एरे आप बनाएंगे वो उसमें ऐड करके आपने ऐड रेंज के फंक्शन के थ्रू ऐड करना है, ठीक है। और फिर जो आपकी रिजल्टेंट एरे होगी उसको प्रिंट करके देखना है। फिर आपने ट्रिम टू साइज़ का फंक्शन कॉल करना है, जिसमें कैपेसिटी और काउंट जब आप प्रिंट करेंगे तो उनमें फ़र्क आएगा। तो ट्रिम टू साइज़ से पहले आप कैपेसिटी काउंट प्रिंट करेंगे और ट्रिम टू साइज़ के बाद दोबारा प्रिंट करके चेक करेंगे क्या फ़र्क आया।
फिर आप क्लियर के फंक्शन को यूज़ करेंगे, ठीक है, जो आपने यहाँ पर ऐड रेंज में एक जो वैसे भी एरे लिस्ट ऐड की थी ना इसमें, तो उसका क्लियर का फंक्शन कॉल करके देख लें। और फिर क्लियर करने के बाद आपने इसकी कैपेसिटी और काउंट देखना है। फिर आपने कंटेंट्स के फंक्शन को यूज़ करनी है, मतलब आपने एरे में कोई वैल्यू रैंडमली उठा के कोई सर्च करनी है और फिर बताना है कि जी वैल्यू फाउंड और नॉट, ठीक है, तो कंटेंट्स को यूज़ करना है। दूसरा जो क्वेश्चन है असाइनमेंट का वो बिट एरे के बारे में। बिट एरे में भी आपने देखा है कि जब हम बिट एरे में कोई वैल्यू स्टोर करते हैं, जिस तरह मैंने 8 बिट रिप्रेजेंटेशन में की है, तो 8 बिट रिप्रेजेंटेशन में जब आप वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है, उस एरे में जिस तरह मैंने 60 किया था, तो वो उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करते हैं। मसलन अगर मैं उसको पढ़ूंगा राइट टू लेफ्ट तो तब वो सही आता है, ठीक है, वो जो बाइनरी प्रेजेंटेशन होती है। तो एक तो आपने प्रिंट करते वक्त उसके जो सीक्वेंस है उसको ठीक करना है, ताकि वो जो है ना राइट टू लेफ्ट ना हो, लेफ्ट टू राइट पढ़े हम तो ठीक हो। मसलन जिस तरह भी मैं आपको बताऊं कि जब ये वैल्यू पड़ी हुई थी ट्रू फॉल्स की, तो ये मैं लेफ्ट से फॉल्स 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 कर रहा हूँ, लेकिन जब वो प्रिंट हो रहे थे वो राइट साइड पे चारों फॉल्स थे, ये ट्रू, ये वाला बिल्कुल लेफ्ट पे था, ठीक है। तो एक तो आपने प्रिंट करते वक्त इसी तरह से उसको प्रिंट करना है ताकि यही सीक्वेंस प्रिंट हो, ठीक है। तो इसलिए आपने उसका जो प्रिंटिंग सीक्वेंस है वो ठीक करना है, ये आपने खुद देखना है। वहाँ देख लीजिएगा ना, मैंने फॉर लूप अप्लाई किया है, अब वो आप उसमें सोचिए क्या चेंज करना है। और फिर आपने एक्सऑर को भी यूज़ करना है, नॉट को यूज़ करना है और रिजल्ट प्रिंट करना है। और एक दफ़ा पूरी बिट एरे को सेट ऑल करना है, ठीक है, मीन्स कि सबको 0 0 करके सेट कर लें, फिर प्रिंट करें कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है।